Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the DNA replication. तो what is a DNA replication? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसी का आंसर जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ह्यूमन में, जो हम लोगों में ह्यूमन में कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज द फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है इन विच अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। तो डीएनए का एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस से। ओके, इन रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए हेलिक्स सेपरेट। तो जो डीएनए का, जैसे कि आपने डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे देखा होगा, ये डीएनए के जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसके दो हेलिक्स होते हैं। तो ये हेलिक्स क्या हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो गए, उसके बाद क्या होता है, एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। और हर एक, मतलब दोनों टेम्पलेट आपस में अपने आप में एक टेम्पलेट का वर्क करते हैं, किसके लिए, फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दो फॉर्क बन गए, ऐसे फॉर्क बन गए। अब यहाँ एक ये डीएनए हो गया, एक ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। तो ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा और ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन द टू कॉपीज सो प्रोड्यूस्ड विल हैव वन पेरेंटल। अब जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो दो कॉपी बनती है डीएनए की। तो डीएनए की जब दो कॉपी बनेगी तो उसमें क्या होगा, एक तो पेरेंटल होगा और एक क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, जिसे हम कह सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, दिस स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज या कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब एक पेरेंटल कॉपी हो, एक स्ट्रैंड क्या हो, पेरेंटल हो, और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, तो इस जो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो इसको प्रूव किया था, साइंटिस्ट थे मिसेल्सन एंड, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिसेल्सन एंड स्टाल। तो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ई कोलाई वाज ग्रोन इन अ मीडियम। इन्होंने क्या किया, एक मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया, और एंड मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप, आइसोटोप थे मीडियम के पास, क्या थे, हैवी आइसोटोप थे। 15N या नाइट्रोजन 15 था उसके पास, एज द नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में क्या था, 15N था या N15 था। ओके, तो N15 was incorporated into a newly synthesized DNA as well and the DNA became heavy DNA। तो जो N15 था, जो इनकॉर्पोरेट किया गया मतलब डीएनए बनाने के लिए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनाने के लिए, तो उससे जो डीएनए बना वो क्या था, बहुत ज्यादा हैवी डीएनए था। Heavy DNA molecule can be differentiated from a normal DNA by density gradient centrifugation using cesium chloride as a gradient। तो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का यूज करके हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हैवी जो डीएनए मॉलिक्यूल है और जो हमारा नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, then cell were again transferred into the medium with। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने मीडियम और हैवी डीएनए को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या किया, N14 के मीडियम में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, डीएनए के मीडियम, डीएनए को, मटेरियल को। एंड सम सैंपल वर टेकन फ्रॉम हिज मीडिया एंड देयर डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड। और वहां पे क्या हुआ, डीएनए का एक्सट्रैक्शन हो गया। ई कोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो ई कोलाई होता है उसका डिवीजन क्या होता है, हर 20 मिनट पे उसका डिवीजन होता है। एंड देयरफॉर द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट हैड अ हाइब्रिड डेंसिटी।
तो उसके बाद जो जैसे डीएनए जब एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसके 20 मिनट बाद क्या हुआ कि जो डीएनए हमें मिला वो क्या था, हाइब्रिड डेंसिटी का था। एंड एंड आगे देखेंगे क्या है कि डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 40 मिनट हैड इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट इंटेंसिटीज। तो अगर 40 मिनट बात करेंगे तो उसमें दोनों के रिकॉम्बिनेंट मिले, जैसे हम कह सकते हैं एक पेरेंटल था और एक नॉर्मल डीएनए था, या हम कहें एक पेरेंटल होगा एक रिकॉम्बिनेंट होगा या हाइब्रिड होगा। ओके, फिर देखेंगे कि दिस implies दैट द न्यूली synthesized डीएनए obtained one of its strand from the parent, thus replication is semi conservative। तो जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं, जैसे हमने देखा कि हमने डीएनए को लिया था और डीएनए को क्या किया कि एक मीडियम में डाला जिसका नाम था N14 या N15 मीडियम में डाला, और 20 मिनट उसमें डाल के हमने उसको रिएक्शन होने दिया। तो रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो यहाँ जनरेशन फर्स्ट थी वहां पे एक N15 मिला और एक क्या मिला, N14 डीएनए मिला। तो यहाँ क्या था, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब एक पेरेंटल था एक रिकॉम्बिनेंट था, या हम उसे हाइब्रिड कह सकते हैं। और उसके 40 मिनट बाद, मतलब ये जो जनरेशन फर्स्ट थी इसके 40 मिनट बाद रिएक्शन होने के बाद देखा हमने कि यहाँ पे क्या था, 50% पेरेंटल था और 50% रिकॉम्बिनेंट था। तो यहाँ देखिए ये क्या था, ये पेरेंटल था, ये हम कहते हैं N14 वाले मीडियम वाले थे ये। और यहाँ पे क्या था, एक में क्या था, पेरेंटल था, मतलब ये जो यहाँ के 50% एकदम न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए थे, और 50% क्या थे, वो रिकॉम्बिनेंट थे, जिसमें N14 भी था और N15 भी था। ओके, अब जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ये हैवी हैवी हो गया, तो हैवी क्या हो गया, N15 का जो बैंड दिख रहा है इसमें, तो ये हैवी हो गया। और यहाँ देखिए N15 का ये हाइब्रिड है, और ये क्या है, यहाँ पे लाइट है और हाइब्रिड है। तो ये क्या है, एक में लाइट है एक में हाइब्रिड वाला होता है। ओके, तो ये हो गया क्या, सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल था डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ देखेंगे मैकेनिज्म इसका क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, जो एस सेल साइकिल की एस फेज होती है वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे कई सारे एंजाइम यूज होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। एंजाइम इन्वॉल्व डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब रेप्लिकेशन को एनर्जी भी चाहिए, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, डीएनटीपीज है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट होता है, या हम जिसे डीएनटीपीज कह सकते हैं। डीएनटीपीज हैव इक्वल पर्पज, और डीएनटीपीज जो होती है उनके पास डुअल पर्पज होते हैं। तो एक तो बात होती है कि एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह यूज किए जाते हैं डीएनटीपीज, एंड प्रोवाइड एनर्जी आल्सो, और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डीएनटीपीज होते हैं इनके दो दो पर्पज होते हैं। तो इस जो रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस है इसमें सबस्ट्रेट की तरह यूज किए जाते हैं और एनर्जी भी जनरेट करते हैं। ओके, डीएनए replication initiate at a specific region in डीएनए called origin of replication। जैसे कि हम बात करें कि जैसे मान लो एक ये, हम कहें एक ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में जब कहाँ होता है, जैसे मान लो ये रेप्लिकेशन की एक स्पेसिफिक एक पोजीशन होती होगी ना, तो जो जिस जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओराई कहते हैं, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए को पॉलीमराइज कर देता है, या खुद पॉलीमराइज हो जाता है। ओके, during during course of replication, during course of the course of replication, two parent strand do not completely open, but a small opening forms in which
रेप्लिकेशन अकर्स। अब जैसे हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का एक पूरा पूरा एक डीएनए का एक पूरा टर्न होता होगा। जैसे हम कहें ये डीएनए है पूरा, अब डीएनए पूरा थोड़ी ना ओपन होगा, उसका क्या होगा, एक फोर्क बनेगा, एक जगह से ओपन होगा। मतलब हम कहें एक मतलब स्मॉल अमाउंट जो होगा डीएनए का वो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा और क्या बनाएगा, दिस स्मॉल ओपनिंग फॉर्म्स अ रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसे हम क्या कहते हैं, ये चीज क्या होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसको। ओके, आगे देखेंगे कि आगे लिखा है डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम बीएससी एमएससी की बात करें तो वहाँ भी अगर एमसीक्यूज वाले पेपर जहाँ भी होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो वो हमेशा ऑलवेज कौन सी पोजीशन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। Therefore, a replication occurs smoothly at 3 prime to 5 prime end of the DNA. ओके, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन बट अकर्स डिसकॉन्टिन्यूअसली एट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि द डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड आर ज्वाइंड बाय द डीएनए लाइगेज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो बनते हैं वो किससे जोड़े जाते हैं, ये लाइगेज से जोड़े जाते हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिससे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।